हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशल फॉर आप दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए हमें फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि आप तीन मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आज मॉक नंबर 4 आपका रहेगा। ठीक है, आज सबसे आसान सेट मैंने बनाया हुआ है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सीरीज आपकी भाई है ना, 4th मॉक नंबर रहेगा आज का। ठीक है, मॉक नंबर 4 और ये एक इजी टेस्ट है। आपको जो भी लर्निंग मिलेगी आप जल्दी से जल्दी, आपने अभी तक जितने भी लर्निंग ली है आप इसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखोगे। ठीक है, और शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने पर 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करी जाए यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है, तो आप अपना अटेम्प्ट दो क्वेश्चन को। चलो अब ट्राई करते हैं भैया ना। सबसे पहली लाइन देखेंगे, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। देखो सबसे पहले मैं करता हूँ क्वांटिटी की बात। मात्रा क्या बताई गई भाई? क्वांटिटी। ठीक है, मेरे पास एक यूनिट चावल की है और मेरे पास गेहूं है ना, जो कि आप कंजम्पशन करते हो। ठीक है, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल का कंजम्पशन करता है। ठीक है, केजी के अंदर दिया, और 9 केजी गेहूं का कंजम्पशन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तथा खपत करने पर 350 रुपये खर्च करता है। वो तो हमें कब पता लगेगा जब प्राइस के बारे में कोई आइडिया दिया होगा, उसने दिया है ना। चलिए देख लेते। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 1/5। अब देखो, अगर ये प्राइस, ये बोला ना उसने, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। अगर गेहूं का प्राइस मैंने 5 मान लिया तो चावल का प्राइस उसका एक हिस्सा रहा होगा। तो ये प्राइस का आइडिया आ गया। अब मैं बात करूं कि भाई मैंने 25 केजी खरीद दिया और एक के हिसाब से खरीदा, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा, यानी कितने रुपए खर्च किए मैंने इस पर? 25, है ना। और मैंने 9 बजे 45 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च किए क्या? तो मेरे हिसाब से, मेरी भाषा में टोटल खर्चा कितना आया? 45 प्लस 25, ये आ गया कितना? 75, नहीं 70 आ गया। ठीक है, 70 रुपये मेरी भाषा में खर्च हुए हैं क्या भाई? लेकिन उसने कितना दिया है? उसने बोला है कि ये आपका खर्चा 350 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो मेरी भाषा में जो 70 है, क्वेश्चन की भाषा में वही 350 है क्या? तो मेरे एक की वैल्यू 5 आ गई क्या? बताओ, यहां तक किसी को डाउट है भाई? चलिए, अगर एक की वैल्यू आ गई मेरी 5, तो अब इसने मुझे क्या बोला? देखो मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एग्जैक्ट चीज़ें बताना चाह रहा कि भाई प्राइस ये एक ना होगा, एक की वैल्यू 5 है तो ये 5 रहा होगा। ये एक की वैल्यू 5 है तो कितना रहा होगा? 5 ना होगा, ये भी 5 मल्टीपल यानी 25 रहा होगा। तब जाके आपकी भी चीज़ें एग्जैक्ट 350 मैच होगा। लेकिन हमारे से क्वेश्चन में क्या सच में हमें इतना करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है? देखो, चावल का प्राइस 25 और गेहूं का प्राइस 25। अब देखो, अगर गेहूं महंगे कर दिए जाए, उसने बोला ना चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य के 20% है, यहां तक तो हमने कर लिया था। अब उसने बोला गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है। अब आप अगर गेहूं को महंगा करोगे तो गेहूं पे आपका खर्चा जो 45 हो रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या? बताओ, 45 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? देखो, उसका नया खर्च ना, जो खर्चा टोटल ओवरऑल बनना ना, वो पहले वाला ही होना चाहिए। यानी आपके हिसाब से कितना खर्च कर रहे थे आप? 70। तो आप चाहते हो कि 70 ही मेंटेन रहना चाहिए। अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर आप इस चीज को ऊपर की तरफ ले जाओगे, यानी एक चीज को महंगा करोगे, तो आपको दूसरी चीज सस्ती करवानी पड़ेगी क्या? आप महंगा नहीं फिर सस्ता खरीदना पड़ेगा आपको। ये वही चीज पूछ रहा आपसे। ठीक है, इसने बोला यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा जाए, भाई 45 है, 45 का 10% कितना होगा? एक जीरो उधर जंप कर जाएगी 4.5, और 20% कितना हो जाएगा? उसका डबल 9। तो यानी भाई इसके अंदर आप देखोगे कि ये 9 बढ़ गया क्या? 9 बढ़ जाएगा भाई। ये बताओ कितना? 9 बढ़ गया। अब इधर अगर 9 बढ़ जाए तो उधर आपको 9, चावल के अंदर 9 की ही कमी दिखानी पड़ेगी क्या? तब जाके आपका खर्चा उतना ही मेंटेन रहेगा जितना कि पहले होता था। ठीक है, अब चावल पे क्वेश्चन है भाई। पहले आप 25 खर्च करते थे चावल के ऊपर, अब आप 9 कम कर रहे हो, यानी 16 कर रहे हो। ठीक है भाई,
यही चीज़ है। देखो यदि उसका खर्चा पूर्व वाला ही रहे तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो भाई आप यहाँ पे खर्चा कम करना पड़ेगा ना आपको। अब आप 25 खर्चा नहीं उठा सकते हो, आपको सिर्फ 16 ही खर्च करने हैं। तो कितने की कमी आई, 9 की। किस पे आई, पहले तो आप 25 करते थे, 1/25 की वैल्यू आ गई 4% और उसका 9 गुना 36%। ये इसका सबसे शॉर्ट मेथड है भाई। इससे शॉर्ट अगर कोई मेथड हो आपके पास तो आप मुझे भी जरूर बताना, ठीक है। 36% है ना। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिट में क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना आप क्या करते हैं, एक की वैल्यू 5 है तो आप यहाँ से एग्जैक्ट निकाल दे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर उस कंजम्पशन को उधर जाके घटा रहे होते, तो करने की जरूरत नहीं है। बस आप, मैं बोल रहा कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं है ना। आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये महंगा था, अगर आपने और महंगा करना है इसे तो 9 बढ़ेगा, तो जो 9 इधर बढ़ेगा, लेकिन आप ओवरऑल खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको इधर कमी लगानी पड़ेगी। और कितनी कमी लगानी पड़ेगी, जितना इधर बढ़ेगा, इधर 9 बढ़ा तो उधर 9 की कमी करनी पड़ेगी। तो 25 से 9 कम करोगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 से अब देख लो, आप 16 कम करने के लिए आपको 9 कम करना पड़ा, किस पे गया, 25 पे, तो 36% कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन में इसकी काउंटिंग होती है भाई, है ना। लेकिन आपके पास अगर तरीका है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इलेक्शन से। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, ठीक है। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ कि 100%, मैंने 100 मान लिया, ठीक है भाई। टोटल वोटिंग जो थी मेरी 100 थी, है ना। आप परसेंट चाहो तो मान लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो 100 के 10% ने नहीं डाले तो 90 ने डाले होंगे भाई। ये टोटल है, ये वो है जो वोट डालने के लिए गए, ठीक है। अब क्या हुआ, बचे वोटों में से 10% अवैध, यानी 90 में से भी 10% अवैध हो गए, यानी 90 का 10%, एक जीरो उधर जंप हो जाएगी 9, तो 9 वोट क्या होगी मेरी, इनवैलिड होगी, ठीक है, अवैध हो गया। तो यानी कि जो इलेक्शन हुआ 81 वोट पे हुआ। क्या मेरा इलेक्शन जो हुआ ये है क्या, टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट्स क्या है 81, जिसपे मेरा इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि विजेता 70% मत प्राप्त करता है, ठीक है। जो विनर है, एक इसमें से विनर रहा होगा, एक लूजर रहा होगा, ठीक है। विनर को तो 81 का 70% मिला, तो भाई लूजर को क्या मिला होगा, 81 का 30%। ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है, ये सीधा एकदम से समझ जानी, मुझे क्या थोड़ा एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैं लिख के दिखा रहा, ठीक है। तो भाई विनर को ये मिल जाएगा और लूजर को ये मिल जाएगा, यानी इलेक्शन के अंदर हार जीत कैसे हुई होगी भाई, विनर को ये मिले, लूजर को ये मिले, तो इनका जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से हार जीत हुई क्या। तो इनका डिफरेंस क्या है, 81 का 70% उसे मिल गया, 81 का 40-30 से मिल गया, तो 81 के 40% से हार जीत हुई क्या। 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो हार जीत ये हुई, लेकिन भाई साहब ने कितना दे रखा, उसने बोल रखा है 7290, ठीक है। आप नोटिस करो, मैं इसे 9 टाइम काट दूंगा तो ये 90 आ गया, 2 से मैं 90 को काट दूंगा तो 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर का सॉरी डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 5, 225 आ गया मैंने जब मल्टीप्लाई करी, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछ रखा, उसने पूछ रखा कि भाई मतदाताओं की संख्या कितनी थी टोटल, तो 100 की वैल्यू उसने मेरे से पूछ लिया, तो मैं 100 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, और मैं 25 के 225 के साथ भी कर दूंगा 225 के साथ, तो 22500 ये मेरा आंसर आ गया, है ना। 22500 ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन कभी इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले जावे कि टोटल वैलिड वोट्स कितने थे, तो फिर आप 100 की वैल्यू ना बता के 81 की वैल्यू बताओगे। आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 225 आ गई, तो आप 81 की मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पास टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए भाई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या सच में इसमें आपको वेन डायग्राम बना के टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जी नहीं। मैंने एक तरीका बताया था पिछले टेस्ट के अंदर, मैंने 2 पे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया था, तो आज मैं 3 पे करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। भाई आपका 100% वोट क्या होता है, 100% वोटिंग वोट नहीं है ना, इलेक्शन का नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ डाटा होगा वो 100% होता है अपने आप में सब कुछ। अब देखो, अकेले अकेले का जो डाटा दिया वो आप प्लस लोगे, फिर 2 का जो डाटा दिया वो माइनस करोगे, ठीक है। फिर 3 का डाटा जो दिया उसे फिर प्लस करोगे, 4 का देगा, फिर उसे आप ऐसे ही सीक्वेंस आप प्लस से स्टार्ट करके फिर एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं चीज़ जो समझा देता हूँ आपसे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, पहले के अंदर 1 का डाटा है ना, 60% छात्र गणित में पास हुए।
अब देखो 40% छात्र अंग्रेजी में, ये भी एक का ही डाटा है ना, मतलब एक ही सब्जेक्ट का 40%। अब इसने आगे बोला 30% छात्र तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के अंदर पास हुए। कितने? 30%। ये मैंने लिख दिया कि 30% छात्र रीजनिंग के अंदर पास हुए मेरे भाई, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अब ये मैंने एक का डाटा लिख दिया, अब दो दो वाले डाटा में माइनस कर रहा हूं। अब देखो इसने क्या बोला आगे, 10% छात्र गणित व तर्क शक्ति यानी 2 सब्जेक्ट के अंदर पास हुए। तो मैं अभी पास का डाटा लिख रहा हूं, तो ये माइनस, ठीक है, 10 दिया ना, हाँ जी। और भाई आगे देखो 25% छात्र अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए, तो माइनस करूंगा कि 2 का डाटा है तो फिर मैं माइनस करूंगा। 15% छात्र रीजनिंग और अंग्रेजी 2 का डाटा है तो मैं से फिर माइनस करूंगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? ठीक है। अब आगे देखो, तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में पास हुए। अब क्या है, 3 विषय हैं, सभी में पास होने का मतलब तीनों में पास होने वाला, ठीक है। तो मैं 3 का डाटा ले रहा हूँ। एक बार प्लस की चीज आई, देखो एक बार माइनस की चीज आई, अब एक बार फिर से मैं प्लस की चीज ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे वही चीज निकालनी है, ठीक है। मैंने मान लिया X%, है ना। अब ये बताओ, ये टोटल पास का रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। टोटल पास आ गया रिजल्ट, है ना। समझो, बहुत ध्यान से समझ लियो भाई, अगले मौके में मैं फिर से डाल रहा हूँ क्वेश्चन, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये टोटल पास का डाटा आ गया मेरे पास। अब मुझे एक चीज़ और पता है, टोटल तो 100% क्या है, इसके अंदर तो फेल वाले भी आएंगे ना। लेकिन उसने एक चीज़ बोल दी, कोई छात्र फेल नहीं हुआ, तो मैं फेल वालों को यहाँ पे 0% ले रहा हूँ। लेकिन कल इन फ्यूचर आपके सामने क्वेश्चन है, फेल का कोई डाटा देगा, तो आप फिर क्या कर रहे हो, उसे प्लस करके लिख रहे होंगे, क्योंकि फेल 100% क्या है किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या क्लास के अंदर, फेल प्लस पास ही होता है ना टोटल, फेल प्लस पास। जो पास वाले थे तो मैंने इतना लंबा करके निकाला, और फिर मुझे फेल वाले जोड़ने पड़ेंगे ना। ये 22 लाख इस क्वेश्चन के अंदर क्या, कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ था तो 0 होगी चीज। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कभी मेंशन करी जाए तो आप उसे लेके चलोगे, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा बन गया भाई। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है कि आपको कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। आप देखो भाई 100% कितना हो गया, 100, 130, ये 130 हो गया प्लस वाला, ठीक है। इसमें से देखो एक घटने वाला कितना डाटा है, ये मैंने 15 था शायद, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, 10%, 25%, और ये तीसरे वाला 15 है भाई, है ना। ये 15 है, इसे सही कर लेना आप, ठीक है। तो आप जब इसे जोड़ रहे होंगे 20, 30, 40 और 10, 50, ठीक है। 50 तो ये आ गया, और ये कितना था 100, ये 130 प्लस का है और 50 माइनस का है, तो मेरे पास प्लस का 80 बचेगा, और ये प्लस का 80 उधर जाके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो 20% आ गया। और इधर क्या बचा, ये तो 0 है ऑलरेडी, मेरे पास बचा X%। तो मेरा जो X% था ना, वही सभी विषयों में पास थे, तो उसकी डाटा आया 20%। बताइए भाई, यूपीएसआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वेन डायग्राम। अगर आप बोलोगे ना, कमेंट कर देना भाई, पूरी क्लास करवा दूंगा, 2 से 2.5 घंटे में वेन डायग्राम ऐसा करा दिया जाएगा, किसी भी पेपर के अंदर बैठ जाइए आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे, ठीक है। वेन डायग्राम से भी समझाया जाएगा वहाँ पे, और ये मेथड भी समझाया, ये वेन डायग्राम ही है रियलिटी में, ठीक है। ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड। अगर आप बोलोगे तो पढ़ा दिया जाएगा भाई, आपकी ऑन डिमांड चीजें चलेंगी यहाँ पे हमेशा, है ना। और सेट मुझे ना दोनों तरीके के बनाने, कुछ टेस्ट में टफ रखूंगा, कुछ में क्या रखूंगा, इजी रखूंगा, ठीक है। चलिए, अभी तो मैंने स्टार्ट करा ना, आप चौथा ही सेट है और मुझे 30 सेट कराने, आप 10 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप रिजल्ट देखना ये टफनेस कहाँ पे जाएगी आपकी, ठीक है। और मैं गारंटी ले रहा भाई 100% रिलीवेंट मॉक है। आप जिस दिन पेपर दोगे ना, उस दिन आप मुझे फिर बताना उसके बाद चीज जो है ना। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है ना, और फिर वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। आप एक बार अटेम्प्ट करो। आपका काम क्या है, वीडियो को बीच में रोकोगे, अपना लेक्चर स्टॉप करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, और फिर अपना आंसर मैच करोगे। अगर आपका आंसर सही है और आपका तरीका मेरे से अच्छा है, तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप एक तरीका और सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, आपका तरीका थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इस तरीके को सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन मुंह जरूर लगाओगे आप ये सारे के सारे, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, ठीक है। चलो 1 रुपए में, यानी मैं खर्चा बराबर कर रहा हूँ और 11 संतरे खरीद रहा हूँ। 1 रुपए में बताना मुझे फिर, ठीक है, कि मैं कितने संतरे बेचूं ताकि मुझे 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। 10% का लाभ चाहिए, तो प्राइस के अंदर मैं क्या चीजें चाह रहा, खरीदते हुए और मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मुझे कितने का लाभ हो जाए भाई, इसने बोला है कि 10% का लाभ कर लो। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 1 का प्रॉफिट तो 11। मैं ये चीज चाह रहा भाई, ठीक है।
और मेरी वैल्यू अगर 1 है कि मैं यहाँ पे 1 रुपये पे ही बात कर रहा है, यहाँ पे भी 1 रुपये पे बात कर रहा मैं, ठीक है। तो मेरे प्राइस का रिवर्स मेरा आर्टिकल होता है हमेशा। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10, ठीक है। मैंने परसेंटेज की वीडियो के अंदर भी आपसे बताया कि अगर आप ये रिजल्ट सेम आते हैं ना कंडीशन में, ठीक है, तो आप हमेशा एक दूसरे का रिवर्स ले सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, आप पहले कितने आर्टिकल खरीद रहे मेरे अकॉर्डिंग, जब खरीद कर ला रहे थे तो आप 1 रुपये में 11 खरीद रहे थे क्या? लेकिन 11 की वैल्यू 11 ही है, यहाँ पे भी आप 11 ही खरीद रहे क्या? तो एक मल्टीपल चल रहा है, तो 11 की वैल्यू 11 ही है, तो 10 की वैल्यू बतानी है आपको बेचते टाइम, क्या ध्यान रखना। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो 10 की वैल्यू 10 ही होगी भाई। आप 1 रुपये में 10 संतरे के हिसाब से बेच दो, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। बताइए सर कैसा तरीका है? चलिए एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे ऐसा ही, मैंने 2 डाले हुए हैं इसी वजह से, और मैं आगे भी बढ़ाता चला जाऊंगा। आपको किसी भी टाइप की स्पेशल प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे बस बता देना भाई, ठीक है। क्वेश्चन लाना हमारा काम है और प्रैक्टिस कराना भी हमारा ही काम है। आप ऑन डिमांड चीज़ें चलवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो ये देखो, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि हुई, ठीक है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, आप प्राइस के अंदर देख लो चीज़ को, है ना। प्राइस के अंदर आप चीज़ों को देख लो एक बार। ये पेन चेंज कर दूँ क्या मैं भाई? मैं पेन चेंज कर देता हूँ एक बार। ये रेड वाले वाला मजा ही लेना अलग ही है बस, ये इसका सबसे अलग ही मजा है। विजिबिलिटी ज़्यादा है एक तो इसकी, दिख जाता है भाई दूर से, ठीक है। प्राइस के अंदर क्या है, कितना लाभ? 20%, 1/5, 5 से 6। प्राइस के अंदर 5 से 6 हो जाएगा क्या आपका प्राइस? आप ये चीज़ चाह रहे करना, ठीक है। 20%, ओ सॉरी ये नहीं है, ये 40% की हानि भी दिया हुआ है इसने भाई। ये दोनों अलग अलग चीज़ें बोल रहा, ठीक है। ये बोला कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि। अगर मैंने 100 मान लिया तो 40% की हानि होने का मतलब क्या है भाई? 60 की बेच रहे हैं आप चीज़ को। तो प्राइस के अंदर इस बार हानि दिखा रहे हैं आप तो 60। लेकिन जब आप बेच रहे हो उसे, आप चाह रहे हो कि आपका ना ये 40% की हानि जो थी ना, ये 20% के प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जावे। तो यानी 100 पे डाटा मैंने बेस मान रखा, तो मैं जब 20% का प्रॉफिट लूंगा तो 120। यानी ओवरऑल मुझे एक चीज़ पता लगी कि मेरा रेशो ना प्राइस का 1:2 चल रहा भाई। ये मेरा प्राइस का रेशो क्या चल रहा है? 1:2। और मैं पैसे 1 रुपये की बात कर रहा हूँ बस भाई, 1 रुपये में खरीदना और 1 रुपये की बेचना, ठीक है। क्वांटिटी भी खेलना मुझे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल रिवर्स हो जाएंगे क्या भाई? आर्टिकल जो 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। कभी मौका मिला अगर आपने सपोर्ट किया तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा रहे होंगे ना, तो तब मैं इन चीज़ों के बहुत सारे 50-60 क्वेश्चन करवा के सब चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करो भाई जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में 1 रुपये के 32 नींबू बेच रहा था, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आर्टिकल 2 है, तो 2 की वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू 16 आ गई क्या भाई? तो यहाँ पे 1 की वैल्यू बतानी, 16 गुना कितना होगा? 16। 16 आप लगाओगे आंसर। यहाँ पे ना 5 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना ही दिया, 9,000 रुपये की राशि पर 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। देखो आप क्या है, आप एक बिजनेसमैन टाइप आदमी हो, आप क्या कर रहे हैं? पैसा उधार ले रहे हैं इधर से साधारण ब्याज से, और उधर दूसरे बंदे को साधारण ब्याज पे रेट बढ़ा के आप पैसा उसी टाइम के लिए दे देते हो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप देखो आपने क्या किया, आपने लिया 90,000 रुपये की राशि 5% के साधारण ब्याज से आपने 4 वर्षों के लिए ले लिया, ठीक है। तो यानी आपको सामने वाले बंदे को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 9,000 रुपये का, यानी 5 और 20, 20% देना पड़ेगा ना। आरटी तो चुकाते हो भाई आप, ठीक है। तो आपको 5 और 20% पैसा देना पड़ेगा क्या भाई, जिससे आपने पैसा लिया? आपको उसको 20% यानी इस पैसे का 20% पैसा चुकाना पड़ेगा क्या 4 साल के बाद। लेकिन आप क्या हो, आप तो खिलाड़ी हो, आपने क्या करा, वह इसे 7% की दर से 4 वर्षों के लिए ही आगे आपने उधार दे दिया से, ठीक है। तो भाई आपने क्या करा, ये तो आपने खुद लिया, तो आपको अगले बंदे को ये चुकाना। लेकिन आप क्या करोगे भाई, आपने तो सामने वाले बंदे को ये भाई 7% के रेट से 4 सालों के लिए दे दिया, तो आपको तो पीछे से 7 चौक 28, 28% मिलने वाला भाई, क्योंकि आपने वो पैसा आगे ट्रांसफर कर दिया किसी बंदे को, ठीक है। तो 7% के रेट से 4 साल में आपको 28% ब्याज मिल रहा होगा क्या भाई? तो भाई आप नोटिस करो, आपने फिर क्या है, आपने ये आगे दिया तो आपको यहाँ से ये पैसा मिल रहा होगा, ठीक है। और ये पैसा देखो आपने 20%
क्रेडिट से आगे दे दिया, तो आपको 20% यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, लेकिन आपने 28 कमा लिया, तो आपको 7% का प्रॉफिट हो गया क्या? ओवरऑल 7% का प्रॉफिट कमा गया क्या भाई? देख पा रहे होंगे भाई, आपको क्या है 20% तो आगे चुकाना, और आपको पीछे से 28% मिल गया, 7 चौको 28, तो आप देख पा रहे होंगे कि 7% का आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? जी सर बिल्कुल। तो आप 90,000 रुपये का 7% जब निकाल रहे होंगे तो नेट प्रॉफिट यही है क्या आपका? इसका 7% निकालना आपको भाई, ठीक है। परसेंट हटाऊंगा 2 जीरो खा जाऊंगा, 9 7 63, गलती कर दिया क्या? 8% है, सॉरी ये 8% है भाई, ये प्रॉफिट साधना हो गया 8% है, ठीक है। 8%, ठीक है भाई। तो 2 जीरो से मैं काट गया, 9 8 72, 72 के पीछे मैं लगा दूंगा 2 जीरो, 7,200 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा भाई, ठीक है। ठीक है ना सर? ओके रिपोर्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ करके भाई क्वेश्चन को। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन है भाई। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, वह कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखो आप एक चीज देखो ध्यान से, आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊंगा, वरना आप सोचो कि कैसे मैंने क्या कर लिया, ठीक है। तो आपका साधारण ब्याज क्या होता है भाई, मैं हिंट दे रहा, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100 है क्या भाई, यही चीज़ होती है। देखो मैं कॉन्स्टेंट टर्म का यूज़ नहीं लेने का। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी होने को 4 ब्याज मिला, यानी ब्याज का तो रोल है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन धनराशि का कोई रोल नहीं है। दोनों बार वो उसी धनराशि को ब्याज पे दे रहा क्या भाई, तो मेरा प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है, ठीक है, खत्म भाई। रेट का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी वो सेम ही रेट पर दे रहा, तो मेरा रेट भी मैटर नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। अब बचा टी, 100 मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी रोल नहीं है इसका भी। तो मेरा साधारण ब्याज किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा मेरे टाइम पे डिपेंड है क्या? तो मैं अगर ये हिंट निकाल पाया तो मेरे लिए सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या देखा, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि मान लो कि 1 रुपया था और वो 5 रुपये बन गया, तो 1 से 5 होने में उसे ब्याज कितना मिला, 4 मिलागा। वही चीज आप यहाँ समझो, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी, तो यानी 5 गुनी हो जाने के मतलब 4 ब्याज मिलना है क्या? तो साधारण ब्याज 4 मिलता है। कितना टाइम, टाइम कितना लगता है भाई 3 वर्ष में? बताओ किसी को दिक्कत है? और आप क्या चाह रहे हैं, तो वह कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगा? कोई धन स्वयं का 13 गुना हो जाए तो ब्याज कितना मिल रहा भाई, 12 मिल रहा क्या? आप चाह रहे कि आपको ना भाई ये 4 ना मिल के ब्याज 12 मिल जाए, तो ये वाला टाइम बताना आपको। भाई कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आप देखो कि आप कैसे भी काट सको, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी T2 की वैल्यू आ गई 9 ईयर्स। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 मानेंगे और रेट कुछ ना कुछ मान के इस तरीके से लिपट जाओगे, फिर बाद में काट रहे होंगे चीज़ों को, वरना ऐसा कोई सीन है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सीधा 9 आ गया, ठीक है। या मैं ऐसे भी देख सकूँ भाई, कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 ब्याज दे रही मुझे भाई, और मुझे ब्याज 12 चाहिए, तो 12 4 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो टाइम भी 3 का 3 गुना 9 ही लगेगा क्या मुझे? सीधा मैं बिना देखे भी क्वेश्चन को टिक कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अगर आप इसे कर पा रहे हो तो आप एक लेवल पे हो, आज का मौका अगर आप कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर सीखने की गुंजाइश है। अभी इतना टाइम है कि आप चीज़ों को लपेट ले जाओगे। अगर आज का मौका भी भाई आपको टफ लग रहा है, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ज़्यादा मेहनत की है ना। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, जो क्वेश्चन ना कोई यूनिक टाइप है, एक दो क्वेश्चन जो भी आए मैंने सारे उठा रखे। देखो ये क्वेश्चन है, और मेरे पास इससे अगला भी क्वेश्चन सेम ही है ना, ये अलग अलग पेपर में अलग अलग ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। करिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है, ठीक है भाई। एलसीएम क्या होता है, आपका एचसीएफ उसके अंदर आ जाता है, और दोनों संख्याओं से जो आपका प्राइम फैक्टर्स बच जाएंगे ना, उसके वे दोनों की मल्टीप्लाई है ना। एलसीएम बराबर h, यानी h का मतलब एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है। 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। और x यहाँ पे ना बड़े वाला फैक्टर रहा होगा ना। तो भाई एक बात बताओ, 161 के आप मल्टीपल सोच पा रहे क्या कोई?
मैं तो एक ही चीज़ देख पा रहा कि 7 से डिविजिबल है क्या, जी हाँ। तो 161 को जब मैं ब्रेक करूँगा, मैं मान रहा हूँ कि भाई ये एक्स वाई का मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई का ये मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना 161, तो मैं से ब्रेक अगर करूँ, मुझे दिखाना एक्स बड़ा दिखाना मुझे, ठीक है। तो मैं 7 को इधर लूँगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है भाई। नहीं 7 तिया 21, 21 नहीं 23 हो गए भाई, 7 तिया 21 करा ना मैंने, ये 23 आएगा ना भाई, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये मेरे पास आ गया भाई फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी में भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ इसे, ठीक है। इसका एकमात्र फैक्टर यही आया मेरे सामने, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने अगर भाई बड़े वाला क्या है, एक्स बड़े वाला है, तो एक्स की वैल्यू ये रही होगी, वाई की वैल्यू ये रही होगी, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। उसने बोला ना कि प्राइम फैक्टर बनेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स रहे होंगे आपके, ठीक है। तो भाई 3y, वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 तिया 21, और इसमें से बोला कि आप x को हटा दो, यानी 23 को हटा दो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, -2 मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत फेमस है, तो आपको ना थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा कि दो ऐसे ऐसे दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर बना के तैयार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 19 गुना 17 कर देगा वो, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको एक ऐसा नंबर दिख रहा होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज़ है, ठीक है। और ऑप्शन से भी आप पुट करके नहीं निकाल सकते किसी भी चीज़ को, तो हल्का सा एक आइडिया आपको रखना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा नंबर आसान था तो शायद मैं भी सोच पा रहा हूँ इस वजह से। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही और उठाया, ये देखो सेम क्वेश्चन है, दो ए और बी दो अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, मेरा ए बड़ा है किससे, बी से। और भाई इसने क्या पूछा, इसने और क्या दिया कि एलसीएम मेरे पास क्या है 209 है। जब भाई ना वे ना प्राइम नंबर हो गए तो उनके बीच में एचसीएफ तो 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे दिखता है क्वेश्चन, यानी कॉमन जो होता है 1 होता है। जब वो नंबर आपस में एक दूसरे को लेके प्राइम हो गए ना, तो उनके अंदर कॉमन तो मिलना ही नहीं है ना कुछ भी, एचसीएफ ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। तो भाई ये देखो नंबर, तो भाई मैं इसे मान रहा हूँ कि एक्स बड़ा ए बड़ा है, इस बार ए की मल्टीप्लाई बी के साथ हो रही, तो ए इंटू बी की वैल्यू अगर 209 है, तो मैं नोटिस कर रहा कि भाई ये 9 10 11, ये 11 9 2 7 11 एकम 11 11 99, ठीक है। तो ये मेरा 11 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, 11 एकम 11 और 11 99, ठीक है। तो ये 11 और 19 है क्या, लेकिन बड़े वाला क्या है मेरा ए है, मुझे ये वाला रखना पड़ेगा बड़ा। तो मैंने इसे 19 ले लिया, मैंने इस वाले को ले लिया 19, और ये वाला हो जाएगा मेरा 11। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलने वाली, ए 19 है, 19 का स्क्वायर 361, और इसमें से मुझे क्या माइनस करना भाई, इसमें से बोला कि बी माइनस कर, तो बी की वैल्यू 11 है क्या, तो आप इसमें से जब 11 माइनस करोगे तो ये 350 आ गया। 350 आपका क्या होगा आंसर क्वेश्चन का, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो भाई बात को, किसी को डाउट है क्या। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपसे, और अब ये आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। तीन भागीदार इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। 3 इन्वेस्टमेंट हुई, ये पहले बंदे ने करी मान लो, और ये दूसरे बंदे ने करी आपकी इन्वेस्टमेंट, और ये एक इन्वेस्टमेंट आपकी तीसरे बंदे ने कर दी, ठीक है। 3 इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। समझने के लिए बहुत है, इतना ही है ना। चलो मैं इन भी लिख सकता था ऐसे, आप समझ जाना, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया। और इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम में कर दूं, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। ये चीज होती है भाई रिलेशन, आपको प्रॉफिट डिपेंड करता है आपने कितना धन लगाया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रखा अपने पैसे को, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो उसने नहीं दिया, वही पूछ रखा, पूंजी का अनुपात कि पैसा किस रेशो के अंदर लगाया, वही चीज उसने पूछ रखी, मुझे नहीं पता है भाई, ये चीज मेरे से छिपा ली गई, ठीक है। टाइम का रेशो उसने बताया 7 मंथ 8 मंथ 14 मंथ, और उसने प्रॉफिट भी मेरे से बता दिया। प्रॉफिट क्या हुआ मुझे, उसने बताया मुझे कि भाई आपका प्रॉफिट 8 7 और 5 के रेशो में, 8 रेशो 7 रेशो 5 रेशो, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम करके आपकी ये चीज प्रॉफिट आती है क्या भाई, बताओ किसी को दिक्कत है। इन दोनों की गुना करके ये चीज आई, अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूं तो ये 7 बटे में चला जाएगा क्या। देखो मेरी बात समझो एक बार, ये जो गोला है
ये जीरो नहीं, अभी गोला है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 7 में और मुझे 8 मिलता है, तो गोले की वैल्यू कितनी होगी? 8/7 होगी। क्या बताओ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, यानी इस गोले के अंदर मैं 8/7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? इस गोले के अंदर सिमिलरली मैं क्या कर लूंगा, 7/8, यानी मैं इसको इससे भाग दे रहा, तो ये वाली चीज बटे में होगी ना, ये वाली भाई। ऐसे ही 5/14 आएगा मेरे पास, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आपके पास ये आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या रेशो को? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसमें कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं, है ना। कर लेते हैं, देखो मेरे पास क्या है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 8/7 रेशो 7/8, ये 8 है भैया ना, 5/14। तो कभी भी मुझे इस तरीके से रेशो को सिंप्लीफाई करना, तो मैं क्या करूँगा, वो वाले तरीके में जब रेशो पढ़ा रहा हूँ तब सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ जो मोस्ट कॉमन तरीका है उसे सीख लो। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं नीचे वालों का लूंगा एलसीएम। 7, 8 और 14 का मैंने देखा 8 7 56 आ गया मेरे पास एलसीएम। तो मैं 56 की ऊपर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऊपर यहाँ पे भी करूंगा, और मैं यहाँ पे भी 56 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ 7 8 56, 8 8 64 रेशो 8 7 56, 7 7 49, 14 चौका 56 और 5 चौक 20। तो ये सिंप्लीफाई करके रेशो आ गया 64, 49 और 20। तो मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप इसके अंदर प्रैक्टिस से जितने भी स्टेप गायब कर सकते हो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है भाई। जितनी मेहनत करोगे स्टेप गायब कर दो। ये रेशो आया, तो यही आपका आंसर है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये एज से क्वेश्चन है और आज एज की एंट्री होगी आपकी, ठीक है। टफनेस क्या है भाई, धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराने के लिए शुरू में टफ क्वेश्चन डाल दिया ये वो, ठीक है। रियलिटी से कभी नहीं भागने जाना, मैं वहीं पे ये, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर एक रिदम बनाते हुए, ठीक है, फ्लो के साथ। देखो भाई, एक माता जी क्या बोल रही, एक माता जी ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे, यानी अब सुपोज कर लो इस चीज को अपने माइंड में ना, हमेशा एक मैप बनाया करो। जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी, यानी बेटे की वर्तमान उम्र अगर हमें पता लग जावे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि माता जी की उम्र, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। यदि बेटा 5 साल पहले 16 का था, तो निकल गई भाई। बेटा 5 साल पहले 16 का था, आज से 5 साल पहले बेटा 16 का था, तो बेटा वर्तमान में 5 साल बढ़ गया, कितना हो गया भाई? 21 का है क्या सन प्रेजेंट के अंदर? वर्तमान के अंदर 21 का है क्या? अब देखो माता जी का स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो। एक माँ ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। तो भाई जो लड़का 16 साल का है, ये भाई सॉरी 21 साल का है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। 16 को तो 5 साल पहले था। वर्तमान में जो बेटा 21 साल का है, उसकी माता जी उसे एक बात बोली कि जब तेरा जन्म हुआ था, यानी मैं सीधा 21 साल पीछे हट गया क्या? उस टाइम पे माता इसकी वर्तमान उम्र यानी 21 साल की थी। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया कि माता जी 21 साल पहले 21 साल की थी, तो माता जी वर्तमान में 21 साल बढ़ गई होंगी ना, तो 21 + 21 माता जी 42 साल की होगी। सीधा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात को। भाई बेटा भी 21 साल का है, उसकी माँ बोली जब तेरा जन्म हुआ था ना, जब तू 0 साल का था, तब मैं कितने साल की थी? मैं तेरी वर्तमान एज यानी 21 साल की मैं थी उस टाइम पे। अब माता जी 21 साल पहले 21 की थी, तो माता जी अभी प्रेजेंट के अंदर 42 साल की होगी क्या? तो 42 मेरा क्या हो गया? माता जी की एज। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे तो वेल एंड गुड भाई, ऐसे ही करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, इसे करके दिखाओ। क्वेश्चन बोला है 30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के तथा 10 लड़कियां, ठीक है। कक्षा का औसत वजन 50 केजी है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 केजी है ना, लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, एवरेज के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब कभी भी आपको इस तरीके से चीजें दिख रही कि इन दो का रिजल्ट एक 20 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी घटेगी, दूसरी घटेगी दूसरी बढ़ेगी, यानी एवरेज 20 की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एलिगेशन आपको आना जरूरी है भाई। 30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के तथा 10 लड़कियां, ठीक है। मैं ना रेशो लिख देता हूँ। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशो है, ठीक है। 30 छात्रों की कक्षा में 20 लड़के हैं, बॉयज क्या है 2 रेशो के अंदर है और गर्ल्स क्या है 1 रेशो के अंदर है, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे देखते हैं। कक्षा का औसत वजन जो पूरी क्लास का होगा उसे आप बीच में लिखोगे, और यहाँ पे आप उनकी संख्याओं के रेशो लोगे। समझ रहे ना बात को भाई, ठीक है। एवरेज आप लिख रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाली सीरीज जो है एवरेज के बीच बनेगी, ठीक है।
यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, बॉयज ये यहाँ पे 60 केजी है भाई। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है। चलो लड़कियों का औसत वजन आपको ज्ञात करना है, ठीक है, पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एलिगेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एलिगेशन की प्रक्रिया आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। मैंने क्या नोटिस करा, आप हमेशा यहाँ पे रिलेशन क्या होती है, यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या होगी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या होगी। और आप क्या कर रहे होंगे, बड़ी में से हमेशा छोटी की घटाओगे। आप देखो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 60 बड़ी है 50 से, तो 60 में से आप 50 को घटाओगे, 10 मिल जाएगा आपको भाई। तो ये मिला आपको 10। और मेरे भाषा में तो एक था, एक की वैल्यू 10 है, तो 10 गुना है क्या। तो भाई 10 गुना है, तो ये दो अपना 10 गुना जब मैं ऐसे करूंगा तो ये 20 आ गया क्या, ये आ गया 20। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में बड़ा छोटा देख रहे होंगे भाई, 20 में और 50 में बड़ा कौन है, 50 है। तो 50 में से जब आप 20 घटाओगे तो ये मिला आपको गर्ल्स 30, यानी लड़कियों का औसत 30 निकाल दिया आपने भाई, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर। ये तो है एलिगेशन की प्रक्रिया से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या कोई और भी तरीका लगा सके, डेविएशन लगाओ आप इसके अंदर, ठीक है। ठीक है भाई, समझो। बॉयज और गर्ल्स का रेशो अगर आपको पता है ना, तो बात बन जाएगी आपकी। बॉयज का रेशो क्या है, 2:1 दिया इसने भाई, ठीक है, क्योंकि उसने 20 और 30 10 दिया था ना, टोटल 30 करना था। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आ गया 2:1। अब भाई पूरी कक्षा का एवरेज क्या था, 50। अब नॉर्मल सी बात है, बैलेंस तो लड़के और लड़कियों को करना ना भाई इस चीज को। अगर लड़के एवरेज ज्यादा लेकर आएंगे तो लड़कियों को कम लेकर आना पड़ेगा, उसी चीज को एवरेज बोलते हैं। लड़की कम ले आई तो लड़कों को बढ़ाना पड़ेगा। तो चीजों को बैलेंस करोगे ना भाई किसी ना किसी तरीके से। तो भाई 50 है, मैंने मान लिया नहीं, गिवन है, ठीक है। लड़कियों को औसत तो मुझे बताना। अब लड़के देखो कितना लेके आए, सबसे पहले कक्षा को औसत इतना है। यदि लड़कों को औसत वजन 60 है, तो देखो लड़के 10 एक्स्ट्रा लेके आए क्या भाई, क्योंकि 50 पूरी कक्षा का, लड़के 10 एक्स्ट्रा लेके आए क्या। तो भाई जो एक्स्ट्रा लाया, तो मुझे वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बैलेंस करना चीज को। भाई 10 फालतू लाए ना, तो मैंने उनसे वापस ले लिया। और 10 तो एक लड़का एक्स्ट्रा लेकर आया, और इससे लड़के तो 2 हैं। तो ओवरऑल 10 गुना 2 20 एक्स्ट्रा आ गया क्या, बताओ किसी को दिक्कत है क्या। और ये जो 20 एक्स्ट्रा है, ये एक लड़की को भरपाई करनी पड़ेगी क्या बेचारी को, उसकी लड़की तो एक ही है ना, भरपाई करने के लिए सिर्फ एक ही शख्स है। तो 10 दूनी 20, 50, और 20 को मैं 1 से डिवाइड भी करूंगा तो 20 ही आएगा, ठीक है। 50 में से जब मैं 20 घटा रहा हूँ तो मेरे पास आ गया 30। तो भाई ये बताओ, किसी भी तरीके से करो आंसर आपके पास होगा, ठीक है। मैं कह रहा कि प्रैक्टिस बड़ी हो जाए तो इन्हें करने की जरूरत नहीं है, अंकों से हो जाती है चीजें। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ एक। ये भी इसी तरीके से आप करके दिखाओगे, इसके अंदर आप एलिगेशन भी ट्राई करोगे और डेविएशन भी करोगे। करके दिखाओ जल्दी। एक दुकानदार 13.5 किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। क्वांटिटी यानी संख्या कितनी है, 80 किलोग्राम, ठीक है भाई। और दूसरे वाली क्या है, वह इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 120 किलोग्राम चीनी से मिला देता है। तो भाई सबसे पहले संख्या का यानी क्वांटिटी का रेशो क्या है, 80 और 120 यानी 2:3 आ गया क्या, बताओ। ठीक है, मैं पहले एलिगेशन से बताऊंगा लेकिन, ठीक है। 2:3 आ गया, ये पहले वाली है और ये आपकी दूसरे वाली। बताइए भाई किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है, एक और दो के अंदर, ठीक है। अब आप देखो भाई, इसने क्या बोला, पहले वाली का रेट है 13.5, मैंने लिख दिया। दूसरे वाली का रेट है 16। तो क्या मैं दोनों का मिक्स सीपी निकाल सकता हूँ, क्रिया मूल्य, फिर जो लाभ लेना हो तो मैं उसको परसेंटेज लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है जी। मैं ट्राई करता हूँ सर, ठीक है। तो मैं देखूंगा कभी भी एलिगेशन लगाने में बीच वाली वैल्यू ही गायब हो जाए ना, तो आप क्या करोगे, देखो 3 और 2 5, नीचे वालों का आप जोड़ लोगे, यानी जो नंबर्स का रेशो था ना उसे आप जोड़ लोगे, 5 आया। इन दोनों का कर लोगे आप अंतर, ठीक है। तो 16 में से जब आप 13.5 घटा रहे होंगे तो आ गया 2.5। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आधी अपने आप में, ठीक है। तो मेरे से बताओ कि अगर मैं 2 की वैल्यू निकाल लूँ तो भाई 1 की वैल्यू आधी है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, आधा करूंगा तो 1 आ जाएगा क्या। अब आप देखो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी में से तो घटा के आंसर आया होगा ना भाई। तो आपने 16 में से क्या घटाया होगा कि 1 आया होगा, 15। तो आपने ना इन दोनों का मिक्स सीपी 15 निकाल दिया, आपने इन दोनों का मिक्स करिया मूल्य 15 निकाल दिया। लेकिन आप क्या चाह रहे कि आप 20% के लाभ पे बेचना चाह रहे भाई, ठीक है। तो 15 की चीज को अगर आप 20% के लाभ पे बेचना चाह रहे, 20 का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज को आप 6 में बेच दोगे भाई। तो ये आ गया आपका एसपी, विक्रय मूल्य, इस रेट पे बेच दो। 5 या 15 और 6 या 18।
ये आ गया आपका 18 पर केजी के रेट से आप चीज़ों को बेच लो भाई, आपकी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये आपने क्या लगाया, एलिगेशन लगा के कर दिया। भाई मेरी बात आपकी समझ आ रही है बिल्कुल? ठीक है, बताओ ठीक है ना बात? चलो अब इसे मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ एक बार। में से मिटोरा देख लो भाई। आपको मिक्स रेट मिल गया ना तो बात बन जाएगी भाई, है ना। देखो रेशो पता होना चाहिए कि 2:3 चल रहा भाई, पहले वाली का और दूसरे वाली का रेशो क्या है, 2:3 है आपके पास। ठीक है, 2:3। अब देखो क्या हुआ, इसने इसने बोला कि वह इस चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलो, और पहले वाली को 13.5, मैंने मान लिया कि 13.5 ही रेट रहा हो, अगर बीच वाली वैल्यू निकाला तो क्या एफर्ट करना वो देख लो, 13.5 रहा भाई। ठीक है, तो भाई अगली चीज आपकी कितने की बिक रही है, देखो ये वाला दूसरा बंदा है वो 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है क्या भाई, कितना ज्यादा, वो चीज चेक करो। आपको क्या करना पड़ेगा, 16 में से घटाना पड़ेगा 13.5 को, है ना, तो आपको मिल गया 2.5। ठीक है, तो आपको क्या है 2.5 बढ़ाना पड़ेगा क्या भाई, 2.5 बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको मिड वाला एवरेज यानी ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं आप, तो इतने की कमी थी तो ये बढ़ेगा क्या, ये बढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा लेके आके दूसरे वाले लोग कितने 3 है, तो इतना बढ़ा दिया भाई। और ये जो बढ़ाया वो किन लोगों के बीच बटेगा, सबके बीच बटेगा ना इस बार, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हैं इस बार, 3 और 2 5, तो ये पॉइंट काट के मैंने 50 बना दिया, और 25 से 2 बार गया, 2 से मुझसे कट हुआ 1.5 आ गया। और जब मैं 13.5 में मैं आधा जोड़ रहा हूँ, सॉरी 1.5 जोड़ रहा हूँ ना, 1.5, तो ये 15 आ गया भाई। मेरा मिक्स सीपी मैंने 15 निकाल दिया, और वहां पे भी मैंने 15 ही निकाला था। ठीक है, और अब 15 की चीज है, ये बोला कि 20% के लाभ पे भेज दो भाई। ठीक है, 20% के लाभ पे बेचने का मतलब 5 की चीज को 6 में बेच दूं, तो 5 की वैल्यू 15 है, तो कितना गुना है, 3 गुना है, 6 का 3 गुना कितना रहा होगा, 18। तो ये बोल रहा कि 18 में बेच दो, 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दो। ठीक है भाई, चलिए भाई, है ना, कर लोगे ना आप इस चीज को भाई। ये क्या हुआ, इतना एक्स्ट्रा आया, लेकिन एवरेज क्या है भाई, आप घर में 3 बंदे हैं, कम कम कमा रहे, एक बंदा ज्यादा कमा रहा, एवरेज निकालना, तो वो क्या है, जितना वो एक्स्ट्रा लेकर आया ना उसे निकाल लो पहले तो, है ना, कि इतना एक्स्ट्रा लाया है, फिर उसे आप सब में बराबर बांट दो, तो वो एवरेज बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी भाई, 13.5 मैंने सबका मान लिया, फिर मैंने देखा कि ये 2.5 एक्स्ट्रा लाया, 2.5 एक बंदा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे 3 है ना मेरे पास, 3 यूनिट है देखो, तो 3 कितना लाए होंगे, तो 25, ये 7.5। ठीक है, और ये 7.5 में किन लोगों के बीच बांट दूंगा, 3 तो 5 के 5 लोगों के बीच बटा जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन करो भाई एक बार आप। ठीक है, करो एक बार ट्राई। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल, और भाई हाँ ये है ना, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है भैया, आपसे करो। ठीक करते हैं, चलो, है ना। कंटेनर में 20 लीटर है, ठीक है, मैं उस चीज को बाद में देखूंगा, सबसे पहला मुझे बताओ 10% सल्फ्यूरिक अम्ल लेके 10 का मतलब 1/10, अगर 10 टोटल है तो एक क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अम्ल, सल्फ्यूरिक, मैं इतना लिख रहा बस सल्फ। ठीक है, तो अगर 10 टोटल है, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो आगे बचा 1 हो गया, अदर जो भी चीज रही होगी मेरे पास 9 है। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि 25% सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाना चाहिए, तो भाई 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो अगर 4 टोटल है ना भाई, तो उसके अंदर एक सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए, तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल, और 4 टोटल था तो अब बचा 3, तो आप ये मत बोल दो कि ये बराबर हो गया ना, बराबर अभी तक नहीं हुए हैं, अब बोल दो कि भाई कुछ भी नहीं मिलाया सल्फ्यूरिक अम्ल, जितना पहले था उतना ही अब है, जी नहीं। आप एक बात बताओ, किसी पात्र में या किसी बर्तन में किसी कंटेनर के अंदर आप एक चीज को बढ़ा रहे, तो जो इस चीज बढ़ेगी वही तो चेंज होगी। क्वांटिटी की बात कर, अगर मात्रा की बात करूं, मैं रेशो की बात ना करके मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो भाई जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो चीज बढ़नी चाहिए ना, अदर जो चीज बची हो तो सेम रहनी चाहिए ना भाई। मान लो एक गिलास आपके पास दूध था, आपने एक बाल्टी के अंदर उसे डाल दिया, फिर आप पानी डालते जा रहे, अगर आप क्वांटिटी की बात करो, क्वांटिटी पानी की बढ़ रही ना, लेकिन आपका दूध तो उसके अंदर अब भी एक ही गिलास है। अगर आप सोखने की कोई प्रक्रिया लगाओ जाओ, ठीक है, तो आपको तो पता ही है ना, एक ही गिलास है उसके अंदर दूध का, तो वही चीज यहाँ पे है भाई। एक बात बताओ,
मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर ही तो चेंज करा, मेरा अदर आइटम था, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए था ना, तो जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए था। तो मैं इसे सेम करूंगा किसी ना किसी तरीके से, और सेम करने का सबसे बेस्ट मेथड आपका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। मैं 9 और 3 को एलसीएम लूंगा तो मुझे 9 मिला। 9 करने के लिए इसमें 1 की मल्टीप्लाई, 1 की करो या ना करो मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन 3 की यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की करी तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशो इसके साथ है, इसका रेशो इसके साथ है, ठीक है। तो मुझे पता लगा ये अब 9 बन गया, और ये भी 9, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये बन गया 3, और ये बन गया आपका 1, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं, अब मेरी सल्फ्यूरिक अम्ल 1 से 3 हुआ, मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल 2 बढ़ा, मतलब है ना। तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू बता रही। सबसे पहले तो क्या है, मेरा जो आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा, ये मेरा कट जाएगा और ये मेरा कट जाएगा, यानी ए या सी में से मेरा आंसर होना। लेकिन मैं निकाल दूंगा कैसे भाई, 1 और 9 मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी पहले 10 थी क्या, लेकिन उसने बता रखा 20 लीटर, मेरे 10 की वैल्यू 20 लीटर के बराबर है क्या। तो मेरे 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2 लीटर। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना बढ़ाया, तो 2 बढ़ाया। तो जब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 लीटर में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 लीटर आ गया, और 4 लीटर ही मेरा क्या है, आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये करके दिखाओ, एवरेज से ही है भाई ये भी, मतलब मुझे डेविएशन पे पकड़ बनवानी है आपकी सबसे पहले, तो मैं एवरेज और डेविएशन पे स्पेशल फोकस है। कल की पिछले 2 लेक्चर के अंदर मैंने नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम को ज़्यादा फोकस करा था, ठीक है। तो मैं किसी ना किसी चैप्टर को हर एक सेट के अंदर हाईलाइट करके रखूंगा भाई, ठीक है। और आपको पता होगा ना इन मॉक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, आप धीरे धीरे इसमें ना पीछे मेंसुरेशन करते जा रहे हैं थ्योरी वाइज। मैंने अभी तक वर्ग मैंने करा दिया, ठीक है। आज मैं आयत की थ्योरी लेकर आया और आयत के ऊपर 3 4 क्वेश्चन लेकर आया। कल के क्वेश्चन में हम आयत को खत्म कर देंगे, फिर हम चतुर्भुज के अगले पार्ट्स उठा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम त्रिभुज खत्म करेंगे, सारा मेंसुरेशन हम यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज भी सेट के अंदर चल रहा है, आप पीछे जाओगे ना पूरा सेट देखो तब आपको पता लगेगा, ठीक है भाई। 50 छात्र की कक्षा में औसत इतना है, ठीक है। अगर 20 लड़कों का औसत इतना है तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन, मैं सबसे पहले एलिगेशन सिखाऊंगा आपको भाई, ठीक है। अब मैं एलिगेशन से इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। 50 छात्र टोटल है, 20 लड़के हैं, ठीक है। 20 लड़के हैं तो 50 में से 20 लड़के हैं तो लड़कियां 30 है, यानी 2:3 है क्या संख्या होगा। बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशो यही है क्या भाई, बताओ, 2:3। आप देख पा रहे क्या भाई इस चीज को, दिख रहा ना ये, आपकी आंखें पकड़ पा रही है इतने छोटे अक्षरों को, यानी बॉयज है और आपके पास है गर्ल्स, और रेशो क्या है, 2:3, ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या है, अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, 54 है, 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, कक्षा में स्थित लड़कियों का वजन बताना है। अगर पूरी कक्षा का इसने बताया 48.6, पूरी कक्षा का बताया इसने 48.6, तो भाई मैं लगा दूंगा इसके अंदर अपना एलिगेशन। तो 54 में से जब मैं 48.6 घटाऊंगा तो आप मुझे बता सको कितना बचेगा भाई। 10 में से 6 गया 4, ये 5.4 आ गया मेरे पास, ठीक है। बड़े में से मुझे हमेशा छोटे वाले को घटा देना, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 है, 3 की वैल्यू 54 है, 3 ही कम 3, 3 8 24, 18, 1.8 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3.6। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 48.6, तो इसमें से मैं उसे घटा दूँ तो ऊपर आ गया मेरा 45, तो गर्ल्स की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन बताना, 45 आप लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये करना था बस। अब बात आई आपके डेविएशन की, ठीक है। 50 छात्रों की कक्षा का औसत आपको 48.6 पता है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना पता है भाई आपको, बॉयज 2 रेशो पता है आपको, गर्ल्स पता है 3 रेशो के अंदर, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 आपको पता है, ठीक है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, ठीक है। अब देखो भाई लड़के एवरेज से ज्यादा लेकर आए क्या, तो अगर ये ज्यादा ले आए तो एवरेज बढ़ा देंगे, लेकिन एवरेज को मेंटेन मुझे यही करके रखना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल ओल में से कम करना पड़ेगा क्या। तो भाई 48.6 से 54 तक जाने के लिए मैंने अभी देखा 5.4 एक्स्ट्रा ले आए क्या लड़के, तो मुझे 5.4 की कमी करनी पड़ेगी क्या। और लड़के हैं कितने, 2 लड़के हैं, तो टोटल इतना एक्स्ट्रा आ गया था, तो मैंने जितना एक्स्ट्रा आया मैंने वो कम कर दिया, क्योंकि मैंने एवरेज को बढ़ने नहीं दिया ना, मेंटेन रखना यही करके, ये मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब ये सब मैं लड़कियों के बीच बांट दूंगा, लड़कियां हैं कितनी, 3, तो 3 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1.8 आ गया, और इसका डबल आ गया 3.6। 48.6 में से 3.6 अगर मैं घटाऊंगा मेरे पास आ गया 45,
तो मैंने स्टेप वाइज सारी चीजें आपसे निकाल के दिखा दी भाई, ठीक है। ये आ गया 45। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बार इसे करके दिखाओ। तीन आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले दिन ए का भी काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा या कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। आप एक बार इसे अपना अटेम्प्ट दोगे भाई, आप इसे ट्राई करोगे, निकाल लिया होगा आपने आंसर, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ अपना, ठीक है। ए, बी और सी की बात हो रही भाई, ठीक है। इसने बताया कि ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। मैंने काम मान लिया 60। कैसे मान लिया, इनका मैंने निकाल दिया एलसीएम और वही मेरा टोटल काम है। अगर ये 10 टाइम लेता है 60 काम करने में तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, ये 12 लेता है तो इसकी एफिशिएंसी 5, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही आना भाई, टाइम और एफिशिएंसी का, ठीक है। 15 चौका 60। बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या? यानी कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन के अंदर ये कितना काम करते हैं, वो चीज़ मैंने निकाल दी। मैंने टोटल वर्क मान लिया 60, तो 10 दिन लगते हैं 60 काम को करने के, तो 6 काम आप पर डे कर रहे थे। 12 दिन लगते हैं 60 काम करने के, तो 5 काम पर डे कर रहे थे। 15 दिन लगते हैं 60 काम करने के लिए, तो 4 काम आप पर डे कर रहे थे। इन दोनों का मल्टीपल टोटल वर्क के बराबर होता है, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई ये कहानी चल रही, टोटल काम क्या है मेरा 60, यह है मेरा टोटल वर्क, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, यदि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो मेरे ए प्लस बी प्लस सी तीनों बंदे काम पे लग गए भाई, ठीक है। चलो, और 3 दिन काम किया इन्होंने, 3 दिन के बाद अगली कहानी घटना घटित हुई, तो 3 दिन इन्होंने काम कर लिया होगा, ठीक है। 3 दिन के बाद सी काम छोड़ देता तो बचे कौन, ए प्लस बी। 3 दिन बाद सी ने छोड़ दिया तो आगे ए प्लस बी काम कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके एक दिन बाद, यानी इन्होंने तो सिर्फ एक ही दिन काम करा एक साथ, ठीक है। उसके अगले दिन ए भी काम छोड़ देता तो भाई आगे तो सिर्फ मेरा बी बचा, तो आगे जितने दिन भी काम चला होगा सिर्फ बी ना करा होगा क्या, ठीक है भाई। मैं निकाल देता हूँ कि कितने दिन काम चला, वो निकाल दूंगा, और भाई 3 और 1 4 दिन तो यही हो गए। अब मैं देख लूँगी बी ने अकेले ने कितने दिन काम करा और मैं टोटल जोड़ का आंसर लगा दूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन ई हमें ऐड करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। चलिए भाई, ए बी सी अगर तीनों मिलते हैं तो 6 5 11 और 4 15 काम एक दिन में करेंगे, तो भाई 3 दिन में 15 के हिसाब से 45 काम कर देंगे। अब भाई ए और बी की बारी, 6 और 5 11, 11 के हिसाब से एक दिन में, 11 के हिसाब से एक दिन में 11 काम इन्होंने निपटा दिया भाई, ठीक है। 45 और 11 हो गया 56, ठीक है। अब काम बचा हुआ है सिर्फ 4, और करने वाला कौन है, बी। तो वर्क बटे एफिशिएंसी, यही तो मेरा टाइम हुए। देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितना बच रहा भाई, क्योंकि 56 काम मेरा यहां तक हो गया ना, 45 और 11, तो मेरे पास काम बच रहा सिर्फ 4, क्योंकि 60 ही तो काम करना मुझे, टोटल वर्क मेरा 60 है। और भाई मेरी एफिशिएंसी है 5, तो मुझे पता करना टाइम, तो मुझे टाइम पता लगा 4/5, ठीक है। मैं समझाने के लिए मैंने इतनी मशक्कत करनी पड़ रही, वरना मैं एक लाइन में भी लिख सकता था इस चीज़ को, ठीक है। तो भाई 4/5 डेज ही लगे आपको आगे। तो देखो 3 दिन यहाँ पे और एक दिन ये, 4 दिन, और 4 दिन के बाद 4/5 दिन और लगे आपको, यानी 4 सही 4/5 डेज, ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। कर लोगे ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना। एक बार इसे अटेम्प्ट करोगे। ये आ गया भाई आयत का क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आयत के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आपको बता के चलूंगा, ठीक है। मैंने वर्ग आपसे पढ़ा दिया, मैं आज आयत के बारे में थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। हम फिर आयत के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऐसे फिर हम सारी चीज़ें उठा रहे होंगे, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, फिर हम त्रिभुज कर लेंगे, है ना। ऐसे ही हम खत्म कर देंगे वेटेज के हिसाब से चीज़ों को, ठीक है। तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने मेंसुरेशन नहीं करी। अगर आपने कर रखा है पहले से तो वेल एंड गुड भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समझो, सबसे पहले एक आयत फिगर कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ भाई आपको, एक आयत बना के। देखो भाई, इस टाइप की फिगर आपकी होती है आयत, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती। अगर आपकी इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो इसके अंदर आमने सामने वाली भुजाएं हमेशा बराबर होती है, ठीक है। मैं इसे नाम दे दूँ ABCD में, अगर तो आप समझ लेना थोड़ा सा भाई, है ना। वो मैं इसे हटा दूँ एक बार, मैंने इसे नाम दे दिया A,
मैंने इसे नाम दे दिया बी, मैंने इसे नाम दे दिया सी, मैंने इसे नाम दे दिया डी। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये एक रेगुलर फिगर होती है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोनों को 360 होता है। आप ए एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो चतुर्भुज की क्वालिटी है भाई, है ना, कि अगर आप चारों कोनों को जोड़ोगे तो 360 मिलेगा आपको। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। और प्रत्येक एंगल, एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के, और एंगल बी बराबर होता है एंगल सी के, और एंगल सी बराबर होता है एंगल डी के, और ईच एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है भाई, यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है आपका। ठीक है भाई, अब देखो मैं इसकी ना साइड मान लेता हूं। मैंने मान लिया लंबाई लेंथ और चौड़ाई ब्रेथ बी। ठीक है, तो अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो मेरा इसका क्या आ गया, डायगोनल। ठीक है, ये इसका विकर्ण आ गया। ठीक है, डी। अगर मैं डी की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये आपका नीचे एक 90 डिग्री बीच का एंगल आ गया, तो ये आपका समकोण बन गया क्या भाई? अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस फिट करूं, मैंने डी मान लिया भाई इसको, विकर्ण को। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं डी स्क्वायर निकाल लूं तो बेस इंटू हाइट, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं डी की वैल्यू बोल लूँ तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं रूट के अंदर ले लूंगा। ठीक है, ये मेरा आ गया विकर्ण। ठीक है भाई, अगर मैं इसके पेरीमीटर की परिमाप की बात करूं, यानी हिंदी में बोलेंगे तो परिमाप, तो परिमाप क्या होगा इसका? आपको क्या करना है, इसकी बाउंड्री पकड़ दें। देखो ये एल है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, तो ये भी एल होगा, ये भी है तो ये भी होगा। ठीक है, चलिए भाई, और प्रत्येक विकर्ण ना इसका बराबर होता है, D1 और D2 बराबर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक और फिगर बनाऊंगा ऐसे विकर्ण की, तो एल और बी है और बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये दो समकोणों का जोड़ होता है। ठीक है, तो भाई परिमाप की बात करूँ तो मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर दो। ए से कर दिया मैंने, मान लो मैं ए से बी पे गया तो मैं एल चला, फिर मैं बी से सी पे आया तो फिर मैं बी चला, फिर मैं सी से डी पे गया तो मैं फिर एल चला, और फिर मैं डी से फिर ए पे गया तो मैं फिर बी चला। तो मैं नोटिस करा 2 बार एल और 2 बार बी, तो मैंने 2 बार को ले लिया, तो अंदर बचा एल प्लस बी। तो ये होता है आपका विकर्ण भाई। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है तो अभी के लिए आप इतने फॉर्मूले कम से कम याद कर लो भाई। ठीक है, आपको उतारना है तो आप उतार लो, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है, वो जब मेंसुरेशन हम पढ़ा रहे होंगे तो वो अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, ये अभी अभी के हिसाब से इतना कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जो स्पेशल क्वेश्चन आते रहेंगे मैं मॉक के अंदर ही कराता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये बताओ आयत के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी क्या? ठीक है भाई, चलो मैं इसे मिटो रहा एक बार। मैं ना थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी चैप्टर्स के अंदर भी और यहाँ पे भी वर्थ के बहुत क्वेश्चन आए, वर्थ से रिलेट करके दे रहा हूँ चीज़ों को, है ना, तो मैं वर्थ के बारे में भी आपको एक बार बता दूँ थोड़ा सा। 2-4 फॉर्मूले वहाँ से भी देख लो, फिर आप रिलेशन बना पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे रिलेशन बेस हैं भाई। ठीक है, मैं से मिटाऊँ या रहने दो भाई? ये मिटेगा क्या? ये मिल नहीं पा रहा क्या मेरे से भाई? चल छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, आप समझ लो भाई, है ना। मैं एक बना देता हूँ फिगर यहाँ पे, मतलब कोई मेरा क्या है, एक वर्थ है, वर्थ के बारे में बताना मुझे। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये आपका एक वर्थ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस है आर, और अगर मैं रेडियस को सीधा बिना तोड़े मोड़े इधर से सीधा मिला तो ये होता है मेरा व्यास। ठीक है, ये दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। हल्का सा ओवरव्यू दे रहा, मैं इसे डिटेल से पढ़ा रहा हूँ थोड़े टाइम पे, जैसे आज मैंने इसे बताया। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर परिमाप, इसमें परिधि बोलते हैं इसे बस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखियो। ठीक है, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है भाई, क्षेत्रफल और ये परिमाप हो गया। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे आपकी आर है, आपकी आर है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो बस, क्या व्यास होता है ना, वो 2r के बराबर है बस। ठीक है,
तो इतना आपको पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के हिसाब से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अक्ष क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, परिधि का इसकी बाउंड्री पे घूम जाना, वो 2 पाई आर है, रेडियस आर है और व्यास है 2 आर, ठीक है, यानी रेडियस का डबल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इधर गए और इधर मुड़ गए, ठीक है। एंगल नहीं आना चाहिए बीच में, एंगल 180 डिग्री रहना चाहिए, तो यानी पूरा सीधा जाना आपको लेके जहाँ से भी आपने स्टार्ट करे। तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तो अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपसे एक बार, समझो क्या है। 112 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्त में मुड़े हुए तार को काटकर एक आयतन के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। यानी मेरे पास ना एक गोल फिगर है, ऐसे एक वर्त है मेरे पास, ठीक है। इसका ना व्यास दिया है 2r, इसके 2r की वैल्यू कितनी दी गई, 112 है। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल पाऊंगा क्या भाई? और हाँ, मैं पाई की वैल्यू बताना भूल गया, एक तो 22/7 याद रखना आप, 22/7 और एक रखना 3.14, ठीक है। ये इतना रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की वैल्यू यहाँ से 56 आ गई, क्या है बताओ, इतनी आ गई। अब देखो, यानी कि तार है ना, उसने बताया कि इसकी परिधि पर लिपटा हुआ है ऐसे तार गोलाकृति में, वो ऐसा लिपट रहा है, यहां से शुरू हुआ और यहां तक लिपट रहा है, ठीक है। तो यानी परिधि पर लिपट जाना, यानी परिमाप पर लिपट जाना, तो परिमाप की लंबाई अगर मैं निकाल दूं तो उसके तार की लंबाई आ जाएगी क्या वो? तो मैं इसकी निकाल देता हूँ, 2 पाई आर बताया मैं, तो 2 गुना 22/7 मल्टीप्लाई 56 है, ठीक है। तो मैं देख रहा 7 8 56 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 की मुझे 11 में गुना करूंगा मैं अगर, तो 352, ठीक है भाई। बताओ, मैंने निकाल दिया तार की लंबाई ये है भाई। अब यही तार ना उसने बताया कि एक आयत के चारों तरफ लपेट रखा अपने से, ठीक है। और आयत की लंबाई उसने बताई 9 यूनिट है और ये बताई 7, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशो के अंदर है, तो आप मान सको 7x और 9x मान लो आप, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, तार जो गोलाई में लिपटा हुआ था, अब वही तार आपका एक आयत की शेप में लपेट दिया गया आपने, तो यानी तार की लंबाई तो चेंज नहीं हुई होगी ना, तार तो उतना ही है। तो भाई लंबाई कितनी है, 352 है मेरे पास। लेकिन अगर मैं आयत के फॉर्मेट में बात करूं तो 2 × L+ भी होता है क्या परिमाप? परिमाप तो बराबर होगा ना, तार की लंबाई तो बराबर रही होगी भाई। 2L कितना है, 9x और मेरा b कितना है, 7x। तो मैं देख रहा 9 और 7 16 दूनी 32, यानी 32x की वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है भाई, 352। तो यहां से मैं x की वैल्यू अगर निकाल दूं, 32 ही कम 32 और 32 ही कम 32, x की वैल्यू आ गई 11। उसने पूछा छोटे वाली भुजा, यानी चौड़ाई छोटी है इसकी, तो 1 यूनिट की x की वैल्यू मैंने निकाल दिया 11, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 11 निकाल दिया और छोटे वाली पूछी, तो 7 गुना 11 कितना आ गया भाई मेरे पास, 77। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर, ये तो मैंने करवा के दिखाना था, मतलब करके दिखाना था, मैंने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आप देखो क्या देख सकते थे, एक आयत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा 7:9 के रेशो के अंदर है क्या? बताओ भाई, 7 और 9 के रेशो के अंदर है क्या? यानी जो भी चीज मेरी रही होगी इनमें से, जो भी लंबा, ये आंसर दिए छोटी भुजा के आंसर है, और छोटी भुजा मेरी 7x है, यानी 7 का तो मल्टीपल रही होगी कम से कम। अब मैं देखूंगा कि 7 का इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही मल्टीपल था, 77। तो मुझे कुछ भी नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने ये चीज बताई कि इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ 7 का मल्टीपल देखना था। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने और भी आ सकता है कभी भी एग्जाम के अंदर। हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसे देते जो 7 के मल्टीपल रहे हो, 11 के भी मल्टीपल रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको करना भी आना जरूरी है, ठीक है। मैंने परिमाप निकाल लिया, परिमापों को मैंने बराबर कर दिया, मुझे लंबाई के रेशो पता थे, मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, जो चीज बतानी थी मैंने बता दी। चलिए भाई आगे चलेंगे, है ना। ये मेंसुरेशन के अंदर ये भी आयत का क्वेश्चन, मैंने 4-5 क्वेश्चन आयत के उठा लिए होंगे ना, ऐसे ही मैंने कल वर्ग करा था। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम रिलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, शंकु बेला गोलन सब कुछ कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। शंकु बेलन गोला जो भी चीजें हैं ना, समबाहु, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। एक आयत में बना के फिगर ऐसी, एक आइडिया के लिए, रफ आइडिया के लिए दिखा रहा मैं आपसे। देखो ये मेरा आयत है, इसकी लंबाई मैंने L मान ली और इसकी चौड़ाई में मान लेता हूँ कि B है। L × B मैंने लंबाई चौड़ाई मान ली, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, उनका अंतर बता दिया इसने। ये बोला कि L - B अगर आप करोगे ना तो आपको 13 मिलेगा। लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई घटाओगे उसमें से तो आपको मिलेगा 13, ठीक है भाई। आगे देखो, यदि आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2L + B, यानी इस चीज की बात कर रहा। देखो इसकी वैल्यू उसने आपसे कितनी बताई, 186 है ना, 186। तो L + B का वैल्यू कितना मिल गया आपको, यहाँ से ये 2 से डिवाइड करोगे आप 93, तो आपको L + B कितना मिल गया बताओ भाई,
ये मिल गया 93। अब एक बात बताओ, क्या आप इसकी हेल्प से एल और बी निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। एल क्या होता है, कभी भी बड़े वाली वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी आपको कभी भी पता है, बड़े वाली वैल्यू चाहिए तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, छोटे वाली चाहिए तो घटा के आधा कर दोगे, ठीक है। तो मुझे बड़े वाली वैल्यू चाहिए तो मैं जोड़ूंगा, तो ये 6 और 10 इसका मैं आधा कर दूंगा, और मुझे छोटे वाली वैल्यू चाहिए तो मैं घटाऊंगा, यानी 93 से मैंने 13 घटाया तो ये मेरे पास आ गया 80 यानी 80, और मैं आधा कर दूंगा। तो मैंने देखा कि भाई आगे 53 लंबाई आ गई मेरी, और मेरे क्वेश्चन के अंदर चौड़ाई आ गई 40। और मुझे क्या बताना, एरिया। मैंने एरिया वहाँ पे नहीं बताया शायद। आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है भाई, ठीक है। आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी होता है। अगर मैंने वहाँ पे ना बताया हो तो वहाँ पे ऐड कर लियो, ठीक है। तो भाई मैं जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा, इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एरिया कितना आ गया, 0 पीछे लग गया, 4 3 12 2 5 चौक 20 और 1 21, 21 20 सेंटीमीटर में क्वेश्चन मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्या लगा दोगे अपना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया भाई, समझ गए आप इस चीज को। चलिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आप। इसे करके दिखाओ एक बार, मैं इसे बड़ा कर देता हूं एक बार। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 86 मीटर है, ठीक है। आयताकार प्लॉट की बात हो रही है, मैं एक बार फिगर जरूर बनाऊंगा भाई, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, क्वेश्चनों को आप बाद में खुद भी कर पाओ, ठीक है। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट, उसका परिमाप दिया मैंने, एल और बी मान ली, इसकी चौड़ाई लंबाई, ठीक है भाई। एल इसकी मान ली मैंने लंबाई, चौड़ाई मान ली मैंने बी। तो परिमाप 86 दिया, तो एल प्लस बी कितना होगा 43, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था, 2L प्लस बी, और इधर था 86, तो मैंने 2 से मैंने इधर काट दिया तो 43 आ गया मेरा इक्वल, है ना। तो मैंने निकाल दिया 43। बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? एल प्लस बी मैंने निकाल दिया 43। अब आगे देखो इसने क्या बोला, और अक्षीय क्षेत्रफल 462 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया यानी एल इंटू बी, मेरे पास कितना दिया 462। तो देखो आप इसे सोल्व करने के पीछे मत भागना, क्योंकि आप एल और बी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाने के सॉल्यूशन में किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन तो है, इनमें से कोई ना कोई रही होगी, तो आप चेक करो कि कौन से दो ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें दोनों आपके क्या मतलब आयाम का मतलब होता है भुजाएं, जो दोनों भुजाएं सही बैठ रही होंगी, कि उनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 462 मिले, अगर मैं जोड़ दूं तो 43 मिले। तो मैं ना जोड़ूंगा तो 50, देखो 42 में मैं 11 जोड़ूंगा 53 हो गया, एक ज़्यादा हो गया, 6 7 8 इसका यूनिट डिजिट में ये 8 मिल गया, ये तो नहीं होने का। यूनिट डिजिट मुझे कितना मिलना चाहिए 3, दोनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे एकमात्र मुझे 3 मिल रहा, और यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो ये भी नहीं। तो मैं देखूंगा 21 और 22 मेरा आंसर हो गया। देख लो भाई 21 को और 23 को आप जोड़ोगे जब, तो आपको 43 मिलेगा, और आप 21 की और 23 गुना करके देखोगे तो आपको 462 मिलेगा, ठीक है। या मैं ये भी देख सकता हूं कि L इंटू बी है मेरे पास 462, और 462 क्या है 11 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि इधर वालों का जोड़ बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 11 से कटने वाली संख्या है। तो उन ऑप्शंस के अंदर आप ये भी चीज चेक कर सकते हो, लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक 11 का मल्टीपल जरूर रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये वाले ऑप्शन कट जाते, ये भी मेरा कट जाता, और ये मेरा ये तो हो गया, ये भी हो सका था क्योंकि 22 और 33 है, और ये 11 है। लेकिन इसमें फायदा नहीं है उसी का, लेकिन बहुत से क्वेश्चन होगा आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इतना ही करना था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंदर आपसे भर भर के करवाए भाई। मैंने बताया था कि मेंसुरेशन के अंदर भी आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 20 बढ़ाई गई। आयत की लंबाई चौड़ाई किस पे डिपेंड, आयत का एरिया डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पे, ठीक है। अक्षीय क्षेत्रफल में चेंज पूछ रहा, तो एल और बी के अंदर क्या चेंज है, लंबाई में क्या है 10% बढ़ गई तो 10 से 11 होगी, चौड़ाई 20% बढ़ गया यानी 5 से 6 होगी। तो जब मैं एल इंटू बी करूंगा तो पहले अगर इनिशियली मेरा 50 था, तो अब मेरा 11 छिक्की 66 हो गया, क्या 16 की बढ़ोतरी हुई क्या, किस पे 50 पे, 16 की बढ़ोतरी 50 पे, अगर 100 पे चेक करूं तो 32%, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि 16 की बढ़ोतरी हुई है किस पे 50 पे। अगर मैं परसेंटेज के अंदर मल्टीपल चेंज करना तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 2 बार 16 दूनी 32%। बताइए भाई, आप ए प्लस बी वाला तरीका भी लगा सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आपको पता लगा 20 और 10 30, और ये मैं इससे काटूंगा 200 को, जब मैं 100 से काटूंगा तो 2 मिल गया यानी 32%, ठीक है भाई।
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसी भी तरीके से करो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही था भाई आज के सेट के अंदर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे लेक्चर को और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू क्लास।